नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे पीएम मोदी के 2 दिवसीय कोची दौरे की, एयर एक्सप्रेस फ्लाइट की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम मोदी 2 दिवसीय कोची दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कोची पहुंचे हुए हैं, जहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने गुरुवायूर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद कोची में 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र या विकसित देश बनाना है, जो कि हमारा लक्ष्य है, तो हमें समुद्री इलाकों के जो राज्य हैं उनको अपने बंदरगाहों को बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने इतिहास में जाकर इसका जिक्र किया कि जब भारत देश में जीडीपी सबसे ऊपर थी, हम एक तरीके से ये कह लीजिए कि जीडीपी में सबसे आगे थे, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बंदरगाहों का था और हमारे समुद्री तटीय इलाकों का था। इस वजह से भारत बड़ा बन सका और जब एक बार फिर भारत को आगे जाना है तो हमें समुद्र के इलाकों के जो राज्य हैं, जो समुद्र तटीय राज्य हैं, उनको बेहतर करना होगा। तब जाके भारत की जीडीपी और या भारत का विकास या आर्थिक दर बेहतर हो सकेगा। इसके बाद उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसी पर है कि भारत के बंदरगाहों को व्यवस्थित किया जाए। सागरमाला योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत हम समुद्र के इलाकों के जो राज्य हैं उनको बेहतर बनाने के लिए बेहतर पोर्ट बना रहे हैं, बेहतर एक तरीके से कह लीजिए कि समुद्र के इलाकों को और बेहतर कर रहे हैं, ताकि कोची जैसे जो राज्य है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का आर्थिक दर बेहतर हो सके, तो वो देश की जीडीपी में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद उन्होंने भगवान राम अयोध्या में 22 जनवरी के उद्घाटन को लेकर उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को जब मैं अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने कोच्चि के 4 मंदिरों का जिक्र किया था, जो कि भगवान राम के चारों पुत्रों के नाम पर है। उन्होंने इसको भी लेकर के जिक्र किया कि कोच्चि आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े बड़े जो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, उनको बनाने का श्रेय भी कोच्चि को जाता है। प्रधानमंत्री बेसिकली वहाँ की जनता को ये संबोधित करते हुए वो ये कह रहे थे कि कोच्चि उनके नज़र में कितना महत्वपूर्ण है, या वो समुद्री राज्य जो भारत को आर्थिक नीति में मजबूत बनाते हैं वो कितने भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये है कि इस तरीके के जो समुद्री राज्य हैं या कहिए समुद्र से सटे हुए जो राज्य हैं उनको बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। फिलहाल मैं आप सबसे अभी के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं शिवम दुबे, नोएडा, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या तक डायरेक्ट फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। 22 जनवरी को ये दिन पूरे भारत के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर पूरे देश से अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं और रामलला के जो पूजा पाठ करने के लिए लोग आने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर सरकार भी जो है तय समय से पहले विभिन्न तरह के साधन लोगों के लिए खोल रही है। जैसे आपको बताएं, विभिन्न ट्रेनों का भी जो है इसमें शुभारंभ किया गया अयोध्या के लिए। और इसी अपडेट आपको बताते हैं कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास से एयर एक्सप्रेस की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, और जो आपको बता दें कि अब कोलकाता से यात्री डायरेक्ट अयोध्या के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। साथ ही अयोध्या से ये पहली फ्लाइट नहीं होगी, डायरेक्ट अयोध्या से दिल्ली की फ़्लाइट, बेंगलुरु की फ़्लाइट, मुंबई की फ़्लाइट, तमाम जगह से फ़्लाइटों का शुभारंभ किया गया है। उसी कड़ी में आज सीएम योगी ने घर से वर्चुअली इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कहा कि नगर विमानन मंत्रालय ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इससे अयोध्या आने वाले भक्तों को काफ़ी सुलभता होगी और आसानी से भक्त आ सकेंगे। आपको बता दें कि तमाम फ्लाइटों का शुभारंभ हो गया है और भक्तों का जो है हुजूम वो अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। अब तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा को दिखाई हरी झंडी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी।
लोकसभा चुनाव से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने देश बचाओ को लेकर आज एक यात्रा शुरू की है। बता दें कि पीडीएफ यात्रा है। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि उनके साथ में नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे थे। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गरीबों को लेकर से वंचित किए जा रहे हैं लोग, उनके कार्य नहीं किए जा रहे, गाँव होकर ये यात्रा निकलेगी। बता दें कि शुरुआत इसकी यात्रा आज अखिलेश यादव ने खुद हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। ये यात्रा लखनऊ से हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं होते हुए गाजियाबाद तक जाएगी और समापन होगा। पीडीए की प्रथम चरण की यात्रा आज से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगी। यात्रा के जरिए सपा गांव-गांव में पीडीए का माहौल बनाएगी। इससे संदेश दिया जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी ही हिस्सेदारी। पीडीए यात्रा जरिए सपा जाति जनगणना के मुद्दे को भी धार देगी। यात्रा के कमान सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती को सौंपी गई है। इस यात्रा में जिले में वार संगठन को लोग शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 में पीडीए गठबंधन एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर जल्दी ही फैसला होगा। केंद्र में हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए निवेश के दावे पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु और गुजरात निवेशकों की पहली पसंद है, वहाँ संविधान में भी बेहतर हैं। ऐसे में यूपी में कौन सा निवेश करेंगे? सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि प्रदेश में कितनी निवेश आया है और इससे कितना लोगों को रोजगार मिला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी हरी झंडी दिखाई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गरीबों को कितना रोजगार दिया है, निवेश मिला है, उसको देखते हुए उन्होंने यूपी सरकार पे भी निशाना साधा है। कहा है कि जब से अब तक कितना कार्य यूपी सरकार ने किया है उसको भी गिनाने का काम किएंगे। बता दें कि लगातार इस यात्रा को देखते हुए खुद अखिलेश यादव इसको हरी झंडी लखनऊ से दिखाई गई थी, जो तमाम जिलों से होते हुए वो लास्ट समापन जो होगा उसका गाजियाबाद में किया जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कानपुर में पारिवारिक विवाद के चलते महिलाओं ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। कानपुर सहित थाना क्षेत्र में महिलाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 महिलाएं एक युवक को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। जो पीड़ित है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अगर हम पूरे मामले की बात करें तो ये सहिती थाना क्षेत्र ग्रामीण इलाका लगता है, जहाँ पर असधना गाँव है। इस गांव में 2 जो आपस में परिवार हैं वो लड़ गए थे, जिसके बाद जो ये पिटाई का मामला सामने आया है। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो पीड़ित युवक है वो बुरी तरह घायल है, उसको कानपुर में जो है इलाज के लिए एडमिट कराया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। शीतलहर से कांप रहा पूरा उत्तर प्रदेश। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। राजधानी दिल्ली की शुरुआत आज फिर कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुई, जिसकी वजह से ट्रेनें तो प्रभावित हुई ही हुई, उसके साथ ही फ्लाइटें भी प्रभावित हुई और जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 120 फ्लाइटें लेट से चली हैं और 20 ट्रेनें लेट से चली हैं, जिसकी वजह से लोगों को, यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दिल्ली में इतना कोहरा हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं और कई ट्रेनें रद्द भी कर दी जा रही हैं। इसी तरह से फ़्लाइटें भी लेट हो रही हैं और कई फ़्लाइटें रद्द कर दी जा रही हैं। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्व राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ हिस्सों में कोहरे की घनी परत छाई हुई है। कोहरे की स्थिति के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान संचालन में देरी हुई और कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। हवाई अड्डे की सूचना डिस्प्ले के अनुसार 21 घरेलू आने वाली, 16 घरेलू जाने वाली, 13 अंतर्राष्ट्रीय जाने वाली और 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आने वाली सहित लगभग 53 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि घने कोहरे के बीच कम विजिबिलिटी के कारण लगभग 120 ट्रेनें उड़ानें लेट हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के कारण पुरी, निजामुद्दीन, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और आजमगढ़ दिल्ली जंक्शन कैफियत एक्सप्रेस सहित दिल्ली जाने वाली लगभग 20 ट्रेनें देरी से चली हैं। कोहरे का सतम इस तरह से छाया हुआ है कि ट्रेनें और जो फ्लाइट हैं वो रद्द करनी पड़ रही हैं और कई जो फ्लाइट और ट्रेनें हैं लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक फ़्लाइट के लेट होने की वजह से यात्री गुस्सा हो गया था, जिसने पायलट पर हाथ भी उठा दिया था और कुछ फ़्लाइट के लेट होने के कारण यात्री रनवे पर बैठ के खाना खाते भी नज़र आ रहे थे। ऐसे पुराने वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि कोहरा इतना बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से फ़्लाइट और ट्रेनें लेट हो रही हैं। कैमरा पर्सन सुशील बैल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली बुलंदशहर में करेंगे। इससे पहले भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली बुलंदशहर में की थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में रैली की थी। तैयारी की बात करें तो भाग्य था, मैं आपके पीछे दिखा दूँ प्रशासन की गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पे आई हुई है। प्रशासन जो जगह स्थल है प्रधानमंत्री आएंगे वहाँ पर जगह स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे पीछे डीएम एसएसपी भी आप दिखा दूँगा आपको। डीएम साहब, एसएसपी साहब यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जो प्रधानमंत्री की रैली स्थल है उसका निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जो जगह स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी और नेतागण बात कर रहे हैं। और जो बुलंदशहर में प्रधानमंत्री 25 तारीख को आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे। पहले भी रैली यहाँ हुई थी, अब दूसरी रैली भी बुलंदशहर से ही प्रधानमंत्री की होगी। वरुण शर्मा, बुलंदशहर। चंदौली में चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान को अपना निशाना बनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। बढ़ते ठंड के बीच चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार स्थित एक आभूषण की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पे हाथ साफ कर चलते बने। एक घटना बीती रात की है, जब दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया था। वहीं आपको बता दें कि दुकान जो चोर थे वो दुकान के पिछले हिस्से यानी कि दीवार को तोड़ करके सेंध मार करके दुकान में एंट्री किए और उसके बाद उस दुकान में रखा हुआ सोने चांदी के जेवरात, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, और साथ में 60,000 रुपए कैश लेकर के फरार हो गए। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर के वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से रात्रि गश्त कर रही है कि चोरों के ऐसे इस प्रकार से हौसले बुलंद हैं। वहीं लोगों का कहना है कि लगातार जो ये चोरियां हो रही हैं, इन चोरियों पे कब लगाम लगेगी, कब पुलिस इन चोरों को कब पकड़ेगी और इनका सफल अनावरण कब करेगी। पवन पांडे, इंडिया वॉइस। देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। आज प्रदेश भर में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली जा रही है और कांग्रेस की अलग अलग ब्लॉकों में ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका मकसद है कि अंकिता भंडारी को जो न्याय है वो दिलाया जाए। और इसका मेन मकसद भी यही था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में पूरी बैठकें चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आपको नजर आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसमें मौजूद है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज इसमें मौजूद हैं। और मकसद यही है कि जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, जो केस सामने आ रहे हैं उसमें जो गिरावट आए और साथ साथ सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव में, वो अंकिता भंडारी केस रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वीआईपी का नाम बार बार उजागर करने की बात कांग्रेस करती है और साथ साथ जिस तरह से जो भाजपा के नेता का नाम भी सामने के नेताओं पर भी आरोप लगाती है अंकिता भंडारी मर्डर में, ऐसे में जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव का, वो उसमें महिला उत्पीड़न और साथ साथ अंकिता भंडारी मर्डर केस रहने वाला है। और इसी के तहत कांग्रेस अपनी जो प्रचार प्रसार है वो कर रही है और जो ये आरोप लगा रही है राज्य सरकार पे कि किस तरह की जो उनकी रणनीति है या फिर जिस तरह से वो कार्यशैली कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब है और 2024 में जो जनता है वो सत्ता पलट करे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार। गाजीपुर में एक किन्नर पर किया गया जानलेवा हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी।
किन्नर पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर के पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। यह घटना थाना नंदगंज की है, जब पिछले दिनों शाम के समय में एक किन्नर का एक युवक से झगड़ा हो जाता है और उस हाथापाई में उस युवक ने अपना आपा खो दिया और गोली चला दी। लहूलुहान होकर गंगा किन्नर वहीं पर गिर जाता है। उसको आनन फानन में जिला अस्पताल गाजीपुर लोग लेकर जाते हैं। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि उस अपराधी को ढूंढा जाए जिसने बाजार में ही सबके सामने गंगा किन्नर पर गोली चला दी। एसपी ओमवीर सिंह ने मीडिया के सामने बताया कि 2-3 बार उस किन्नर ने उसकी पिटाई कर दी थी। इससे वह उसी सनक में चूर होकर उस किन्नर को जान से मारने की नीयत से आतुर हो गया और शाम को उसने वही मार्केट में ही उस किन्नर पर गोली चला दी। मौके से देसी तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए। थाना अध्यक्ष नंदगंज को मिली है ये बड़ी सफलता। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। गाजियाबाद में एक कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के लोनी की ट्रोनिका सिटी में कल एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और वहाँ जब वो भीषण आग लगी तो वहाँ कर्मचारी उस समय काम कर रहे थे और अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद वहाँ से कर्मचारी भागने लगे। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक उसका धुआं देखने को मिल रहा था। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची। फायर ब्रिगेड की कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां वहां मौके पे पहुंची और फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। आपको बता दें, इस भीषण हादसे में जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों के माल के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल फायर ब्रिगेड के अधिकारी का कहना है कि उनके फायर ब्रिगेड स्टेशन पे सूचना आई थी कि गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जब वहां मौके पे पहुंचे तो देखा भीषण आग इतनी थी कि आसपास की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और तब जाके आग पर काबू पाया। इस पूरी घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल का नुकसान हो गया है। आग किस कारण लगी, इस बात का जांच का विषय है और जांच की जा रही है कि आग लगने का क्या कारण था। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है कि आग लगी है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। विदेशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर करीबन 25 लोगों के साथ ठगी का मामला सामने है। दरअसल मामला इंद्रापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ लोगों ने एक महालक्ष्मी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के पास लक्ष्मी मैनेजमेंट के नाम से एक ऑफिस खोला हुआ था और उस ऑफिस में बैठे कर्मचारी लोगों को फोन करके मैसेज करके रोजगार देने का वादा करते थे और कुछ युवक उनके झांसे में आकर उनके ऑफिस पहुंचे और उनसे विदेश जाने के नाम पर पैसा कर्मचारी द्वारा मांगा गया। बताया जा रहा है जो ऑफिस में बैठे थे उनमें 3 लड़के हैं और एक लड़की थी जो कि उस ऑफिस में काम करते थे। वो बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाते थे और इसी कड़ी में उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और अपने ऑफिस में अजरबैजान जैसे विदेश जैसे जाने की बात कही और उनको बताया गया कि वहां पर आपको मिस्त्री बढ़ई जैसे और अन्य नौकरी वहां पर खाली है और आपको वहां भेजा जाएगा और उनको बताया गया 30,000 से लेकर करीबन 80,000 रुपए तक आपको विदेशों में वेतन दिया जाएगा, जिसके झांसे में आकर लोगों ने उनको पैसे दिए। बताया जा रहा है उन कर्मचारियों ने उनसे कहा कि हम आपको पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज बनाकर देंगे, जिसके बाद आप विदेश जा सकेंगे और नौकरी कर सकेंगे। बेरोजगार युवक उनके लालच में आकर विदेश की चाहत में उनको आज ठगी का सामना करना पड़ गया और उनको करीबन कर्मचारियों को उन्होंने लगभग 75,000 रुपए दिए इन दस्तावेज बनाने के लिए और विदेश जाने के नाम पर। जब कर्मचारियों ने उन लोगों को टिकट दिया, जब वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको समझ में आया, जब उन्हें वहां से मना कर दिया कि आपका ये पासपोर्ट जो है फर्जी है और वीजा भी फर्जी है, जिसके बाद वो वहां से वापस लौटे और उनको ये लगा कि उनके और ऑफिस जब पहुंचे तो ऑफिस पे वहां कर्मचारियों ने ताला लगाकर वहां से भाग गए थे, जिसके बाद वहां उनको लगा कि हम अब ठगी का शिकार हो गए। इसके बाद वो इंदिरापुरम थाने पहुंचे, वहां उन्होंने पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं डीसीपी निजमी पातिल का कहना है कि कुछ युवक हैं जो कि विदेश जाने की लालच को दिया गया था और वो ठगी का शिकार हो गए। इस पूरे मामले में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उन जो ऑफिस में कर्मचारी उनके खिलाफ हमने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें जो बेरोजगार युवक हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से हैं जो कि बेरोजगार हैं। आज उनको विदेश जाने की चाहत और लालच और ज्यादा पैसा कमाने की लालच को देखे आज वो ठगी का शिकार हो गए। देखने वाली बात यह होगी गाजियाबाद पुलिस कब तक उन्हें ठगों को पकड़ पाती है।
परवीन कुमार, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। लखीमपुर खीरी की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो वीडियो, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामजी सिंह। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर महिला उत्पीड़न का वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें, मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान मंदिर के बाहर एक महिला का विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मोहम्मदी पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जो महिला को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। आपको पता चले, हरहरपुर गांव में एक जमीनी संबंधी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद में जो महिला का पक्ष था उसमें उसका कहना था कि कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो मोहम्मदी क्षेत्र का वायरल हुआ है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर महिला को घसीटा जा रहा है। महिला चिल्ला रही है, जोर जोर से चीख पुकार मची हुई है, लेकिन महिला को पुलिस कर्मियों के द्वारा घसीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार महिला उत्पीड़न को लेकर बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े महिला संबंधी अपराधों पे बड़े लगाम लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी का पुलिस जो इस तरीके से महिला को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक किरकिरी भी देखी जा सकती है। इंडिया वॉइस से लखीमपुर खीरी से रामजी सिंह। उन्नाव में देर रात आतिशबाजी के सामान से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रताप सिंह। उन्नाव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्नाव के थाना पुरुआ क्षेत्र के मंगत खेड़ा के जनता ढाबा के पास एक ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। जी हां, आपको बता दें कि उस ट्रक में आतिशबाजी भरी हुई थी और वह ट्रक तमिलनाडु से बहराइच को जा रहा था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसमें आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लोगों की सूचना पर फौरन वहां थाना पुरुआ पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। काफ़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी पुरुआ सोनम सिंह का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रकों में आग लग गई, जिसके कारण उसमें आतिशबाजी रखी थी और वहां का ऐसा माहौल हो गया कि जैसे रात में ही दिवाली मन गई और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई कि किन परिस्थितियों में आग लगी है। हालांकि ट्रक मालिक से बात हुई है पुलिस प्रशासन की, उसने कहा है कि ये तमिलनाडु से बहराइच आतिशबाजी को देने जा रहा था ट्रक, लेकिन रास्ते में किसी कारण संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे बुरी तरह से नुकसान हो गया है। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर सुचारू रूप से सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा चालू करा दी गई है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकले प्रताप सिंह। रायबरेली में सरेआम दिखी दबंगों की दबंगाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में लगातार दबंगों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जिम्मेदारों को दिशा निर्देश जारी करते हुए ऐसे कड़े रुख अख्तियार करने के निर्देश दे रही है कि अपराधियों और दबंगों पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर सरेआम दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं दबंगों और अपराधियों के जहन में नहीं है। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ताजा मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महारानीगंज खेड़ा गांव का आया है, जहां पर गुटखा लेने के दौरान दबंगों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और जानलेवा हमला करने के बाद युवक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में रायबरेली पुलिस का कहना है कि दबंगों की खोजबीन की जा रही है और जल्द ही दबंग जो है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे दबंग जो इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रायबरेली पुलिस है वो ऐसे अपराधियों और दबंगों पर लगाम लगाने में निरंकुश दबंगों पर अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही। बता दें कि जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली का इकबाल किस तरह है और दबंगों के जो कारनामे हैं वो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे दबंग पर किस तरह से रायबरेली पुलिस कार्यवाही करती है, या ऐसे दबंग और भी घटनाओं को अंजाम देकर फरार रहेंगे। ये बड़ी बात है कि किस तरह से ऐसे दबंगों पर रायबरेली पुलिस लगाम लगा पाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। एनटीपीसी बंद होने से खड़ी हुई मजदूरों के लिए परेशानी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। दिल्ली के ऊंचाहार तहसील स्थित एनटीपीसी परियोजना की 6 नंबर यूनिट बंद होने के बाद क्षेत्र में मजदूरों के लिए संकट खड़ा हो गया है।
बता दें कि इसके बाद जहां पर इसकी सप्लाई होती थी वहां भी आने वाले समय में विद्युत की बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली समेत आसपास के जो औद्योगिक परिक्षेत्र हैं वहां इसकी सप्लाई हुआ करती थी और ऐसे इलाकों में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली का संकट आने वाले समय में पैदा हो सकता है। वहीं एनटीपीसी के जानकारों ने बताया है कि मरम्मतीकरण के लिए ये यूनिट बंद की गई है। अब कितने दिन के लिए यूनिट बंद की गई है ये एनटीपीसी प्रशासन की तरफ से अभी बताया नहीं गया है, लेकिन साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और उसके आस पड़ोस के जो औद्योगिक क्षेत्र थे जहां फैक्ट्रियां संचालित होती थी उनके लिए इस 6 नंबर यूनिट की सप्लाई वहां के लिए विद्युत दी जाती थी। तो इससे सहज अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि क्या उन क्षेत्रों में बिजली का संकट उत्पन्न होगा या कहीं और से बिजली की सप्लाई की आपूर्ति वहां की जाएगी। लेकिन बता दें कि एनटीपीसी में कुल 6 यूनिटें चालू होती हैं, जिसमें 6 नंबर यूनिट बंद होने के बाद ये संकट पैदा हो गया है। बड़ा संकट ये है कि जो आस पड़ोस का मजदूर तबका था जो उसमें कार्य करता था उसको किसी दूसरे यूनिट में नहीं शिफ्ट किया गया है, तो वो बेरोजगार भी हो गया और ऐसे कड़ाके की ठंड में लोग कहीं ना कहीं भुखमरी के कगार पे भी खड़े हो गए हैं। और साफ तौर पे मजदूरों का कहना है कि 6 नंबर यूनिट में जो कार्य करने वाले मजदूर लोग हैं उनका कहना है कि वो इस समय भुखमरी के कगार पर हैं और उनको कहीं भी इस समय कार्य नहीं दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूरों के सामने तो संकट खड़ा ही है, लेकिन जहां पर इसकी सप्लाई होती थी और ऐसे पॉश इलाके जैसे दिल्ली जो राजधानी है वहां इस यूनिट की जो सप्लाई होती थी तो कहीं ना कहीं वहां भी बिजली का संकट पैदा हुआ होगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।